आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे रजनी आंटी को। तो रजनी अग्रवाल आंटी आए और सत्संग शेयर करें। प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। और बहुत 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 शुक्राना गुरु जी को देते हुए मैं ये शुरू करूंगी, क्योंकि ये गुरु जी ने मुझे एक मौका दिया है आप सब लोगों से बात करने का। जो भी कुछ गुरु जी ने प्यार दिया अब तक, उसको आप सब लोगों के साथ शेयर करने का जो मौका मुझे मिला है, मैं शायद इसको अपना एक बहुत बड़ा भाग्य समझती हूँ। थैंक यू वेरी मच संगत जी कि मैं आप सब लोगों के साथ अपनी जो गुरु जी की मेरे साथ जो भी वक्त कटा और जो भी थोड़ा समय मैंने गुरु जी के साथ गुजारा, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आज यहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया है। मुझे बहुत खुशी है और बहुत मेरे मन में शुक्राना है आप सभी का, और गुरु जी को भी बहुत सारा शुक्राना है। संगत जी, 2000 में मेरी दो फ्रेंड्स जो कि बहुत ही गुरु जी के पास जाया करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि रजनी, हम तुमको किसी गुरु जी के पास ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको शायद ऐसा महसूस हुआ कि मैं स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहीं गुरु जी के पास जाऊं, किसी को गुरु बनाऊं, किसी को समझूं, और बहुत ढूंढती रहती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत शेयर भी करती थी। कभी कोई गुरु माता मिल गई, कभी कोई मिल गए, और मन में सभी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं आई, कभी कोई मन में विश्वास नहीं आया। थोड़े दिन उनके साथ रहे और फिर मन वहां से हट गया, और यही सोचती रही कि पता नहीं गुरु कैसे होते हैं, और ऐसे तो बहुत मुश्किल है गुरुओं को ढूंढना और पाना और करना। पर जब मेरी इन दो फ्रेंड्स ने कहा कि हम तुमको गुरु जी के पास ले चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे जाना चाहिए। पर उसमें से एक फ्रेंड कहने लगी कि देखो, बहुत अच्छे से तैयार होके आना। और मुझे थोड़ा सा सुन के अजीब सा लगा कि तैयार होने की क्या जरूरत है, ठीक है हम जैसे हैं हम होते हैं, ठीक से ही जाते हैं बाहर। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत अच्छे से तैयार होके आना। ठीक है, मानना तो था अपने फ्रेंड्स की बात, तो बहुत अच्छे से तैयार होकर बड़े प्यार से नाइसली अपने को ड्रेसअप करके मैं मंदिर गई। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे। जैसे ही गुरु जी को देखा लाइन में खड़ी हुई, तो मन में आया चरण छूं कि नहीं छूं। फिर लगा कि इतनी जल्दी नहीं चरण छूने की जरूरत है, झुक के प्रणाम कर लूंगी, फिर देखूंगी उसके बाद कैसा लगता है। उस लाइन में खड़े होके मेरी बारी आई। गुरु जी के आगे उस समय बहुत सारे फूलों की मालाएं रखी जाती थी उनके चरणों के पास, तो सभी लोग आते थे और मालाओं के ऊपर मालाएं रख देते थे। और ये मैं आपको बता रही हूँ छोटे मंदिर की बात, एम्पायर स्टेट की बात, और 2000 ईयर की बात बता रही हूँ। बहुत कम संगत होती थी। शाम के वक्त जब जाओ तो 60, 70, 50 कभी, इस तरह की संगत होती थी। तो जब मैं पहुंची तो मैंने प्रणाम किया झुककर और जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद देखा शब्द चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। मेरी फ्रेंड्स ने कहा चुप होके बैठे रहो, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद शब्द बंद हुए। गुरु जी ने सबको प्रसाद बांटना अपने हाथ से शुरू किया, और मैंने देखा कि गुरु जी का हाथ ठीक ठाक बड़ा था और काफी सारा प्रसाद उसमें लेके गुरु जी सबको एक एक संगत को लाइन से दे रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मुझे लगा कि मेरे से तो इतना प्रसाद लिया नहीं जाएगा, तो मैंने अपनी चुन्नी आगे की और गुरु जी का प्रसाद ले लिया। मैंने देखा कि काफी लोग चुन्नियों में अपनी प्रसाद ले रहे थे। जलेबी थी या जो भी प्रसाद होता था, कभी बर्फी होती थी, कभी समोसे होते थे, पर भर के होते थे, कभी गिन के नहीं मिले, क्योंकि उसके बाद तो मेरा जाना बहुत बढ़ गया। तो वो प्रसाद खाकर और ऐसे लगा कि अरे इतना सारा तो यहाँ खाया नहीं जाएगा, थोड़ा घर ले जाते हैं, घर वालों को साथ में बांट देंगे। वहां बैठे, बैठने के बाद गुरुजी ने कुछ संगत को कहा, लोग फिर से आए मत्था टेकने के लिए कि गुरुजी हम जा रहे हैं,
क्योंकि सभी का ये कहना था कि आते हैं तो गुरुजी को मत्था टेको, जब जाते हैं तो गुरुजी से परमिशन लेके जाना है। तो जब हम परमिशन लेने आए तीनों, तो गुरुजी ने कहा कि तुम तीनों बैठो। तो हम बैठ गए और बाकी संगत अपना लाइन में प्रसाद लेके, गुरुजी जिस जिसको बिठाते जा रहे थे वो लोग बैठते जा रहे थे, बाकी लोग जाते जा रहे थे। ये सिलसिला चला और बाद में जो लोगों को गुरुजी ने रोका था उन सबके लिए लंगर प्रसाद आया। तो मुझे पता नहीं उस समय की फीलिंग्स मुझे बहुत याद तो नहीं है, पर इतना है कि मुझे ना वो एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा सा लगा। ऐसा लगा कि कुछ हटकर है, कुछ ऐसा है जो जो बिल्कुल परे है, आपके मन की शांति को छू रहा है, कहीं दूर जाके अपने आपके मन को शांत कर रहा है। हम खुश होकर आपस में बातचीत करते हुए वो मुझे बताती रही कि भाई गुरुजी कभी हमें डुगरी ले जाते हैं, कभी हम गुरुजी के साथ होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, कभी हम गुरुजी के साथ किसी के घर जाते हैं, गुरुजी शादियों में बुलाते हैं। वो सब वो मुझे बताती रही, मैं सुनती रही और मन में सोचती रही कि भाई मैं तो बहुत बिजी लेडी हूँ, मेरे पास तो इतनी फुर्सत है नहीं यहाँ कि मैं शादियों में जाती रहूं या वहां जाती रहूं, उधर जाती रहूं। पर हाँ, मंदिर मुझे अच्छा लगा तो मैं तो मंदिर आऊंगी, ये मेरे मन में आया और ये करके हम बस अपने अपने घर चले गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो कैसी गुरुजी की पुकार थी या क्या था, मेरे मन के अंदर कुछ कुछ ऐसा बैठ गया अच्छा सा कि मैं अगली बार आंटी को फोन किया कि चलेंगे। उन्होंने बोला हाँ चलते हैं, फिर उनके साथ चली गई। इस तरह 5-7 बार उनके साथ आई और उनके साथ गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं ना खुद भी आ जा सकती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे रास्ता भी पता है, जगह भी पता है और यहाँ पे क्या होता है ये भी पता है। तो फिर मैंने ऑफिस से उठना, घर आना, घर आकर अपने अंकल से कहना कि मैं मंदिर जा रही हूँ, ड्राइवर लेना और मंदिर आ जाना। अंकल भी कुछ नहीं कहते थे, बस ये जरूर उन्होंने पूछा कि तुमको नया शौक क्या लग गया है। मैं कही नया शौक नहीं है, बस एक गुरुजी से मुलाकात हुई है और मुझे ना वहां बड़ा अच्छा लगता है, मैं सोची थी कि किसी दिन आपको भी ले चलूंगी। कहने लगे कि हाँ हाँ हो आओ, चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं है। और संगत जी मैंने आना शुरू कर दिया, अपने आप आना शुरू कर दिया और इतना आना शुरू कर दिया कि चारों दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे चारों दिन आने लगी। शाम को 6 से 8 बैठना, सुनना, कोशिश करना, गुरुजी की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कितनी बार सोचा कि देखूं गुरुजी क्या देख रहे हैं, तो जैसे ही आंख उठा के देखा तो ऐसा लगता था गुरुजी आप ही की तरफ देख रहे हैं, फटाक से आंखें नीचे हो जाती थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। और ये सिलसिला चलता रहा, काफी दिन चलता रहा। एक दिन फिर दोनों फ्रेंड्स मेरी मुझे मिली वहां पर, कहती हैं कि भाई हम तो बहुत कम आते हैं और तुमने सुना है कि रोज आना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ पता नहीं मुझे क्या है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, कुछ ऐसा लगता है कि मैं तो खींची सी चली आती हूँ और दिल करता है कि बस यहाँ बैठे रहो। और संगत जी जाके ना मैं गुरुजी की साइड में आगे कोई बैठ जाती थी और गुरुजी ने कभी मुझे नहीं कहा कि जा तू पीछे जाके बैठ, तू ये कर, ये कुछ भी नहीं कहा। बस मैं बैठी रहती थी साइड में और आंखें बंद करी, कभी गुरुजी की तरफ देखा। तब तक भी मुझे ये समझ नहीं आया था कि मंत्र जाप कौन सा है। वहां बाहर लिखा हुआ था पर अंदर तो हम मंत्र जाप करते नहीं थे, अंदर तो हम सिर्फ शब्द सुनते थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि मंत्र कौन सा है। काफी दिनों तक मुझे पता नहीं पड़ा और यही करते कराते काफी टाइम बीत गया, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से साल निकल गया और मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि हाँ गुरुजी ने कोई मंत्र भी बोला हुआ, मैंने भी कोई मतलब इतनी अनभिज्ञ थी, इतनी नासमझ थी कि सामने लिखा हुआ था मंत्र एंट्रेंस पर ही, वहां नहीं लिखा था, बड़े मंदिर पे लिखा था ये तो मंत्र, पर वहां मंत्र नहीं लिखा था। पर मुझे नहीं पता पड़ा कि कोई मंत्र होता है। छोटे मंदिर में मंत्र नहीं लिखा था बाहर को, और अंदर लिखा होगा तो मैंने कभी देखने की जरूरत ही नहीं समझी।
सारा समय ये देखते रहते थे गुरुजी ने कपड़े कैसे पहने हैं, आज गुरुजी का कैसा आसन बना हुआ है। मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरा ध्यान किन चीजों पे जाता था, कि सारा समय यही लगता था कि आहा आज तो गुरुजी इतने अच्छे लग रहे हैं, आज तो ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, आज वो बहुत अच्छा लग रहा है। लंगर खाना और फिर चले आना। काफी कोशिश करती थी कि गुरुजी से बात करने का मौका मिल जाए, और बात भी कैसे करती थी जैसे बड़े नासमझ वाली, कोई बुद्धि नहीं थी। क्योंकि मुझे ये लगता था कि गुरुजी का मतलब है कि हर वो चीज जिसमें आपको कंफ्यूजन है, आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं और आप अपने गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं। और हम तो गुरुजी को एक महापुरुष ही मानते थे। उसके ऊपर तो जब शुरुआत करी तो सोचा भी नहीं कि गुरुजी भगवान हैं या गुरुजी क्या है। हम तो सिर्फ यही सोचते थे कि महापुरुष हैं जिनमें इतना करिश्मा है कि लोगों को खींच सकते हैं, तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते होंगे। और प्रॉब्लम भी बड़ी सिली सिली छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती थी। कोई नौकर के बारे में हो गई, कोई कुछ हो गई, कोई कुछ हो गई। एक दिन एक लड़की मेरे घर में जो काम करती थी, मेरी स्टाफ, उसने कुछ पैसे चुरा लिए 1 लाख रुपए के करीब। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे घर से उस लड़की ने ना 1 लाख रुपया चुरा लिया, सोच रही हूँ कि पुलिस में उसकी शिकायत कर दूं। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, फिर कहते हैं ना 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 करी गुरु उसकी शिकायत। तो मैंने कहा कि क्यों गुरुजी? कहने लगे कि देख तेरी जरूरत से ज्यादा ना उसकी जरूरत है, तो तू उसकी शिकायत नहीं करना। इतनी बात कही और संगत जी थोड़े ही दिनों में, देखिए ये बातें तो इतनी छोटी थी और इतनी नासमझो वाली थी। गुरुजी मेरे घर में नौकर नहीं टिकता, तो गुरुजी बड़े प्यार से जवाब देते थे, टिकेगा टिकेगा। और हम भी बच्चों की तरह सुन के चले आते थे, बच्चों वाली बातें करते थे गुरुजी से। धीरे धीरे संगत ने बढ़ना शुरू कर दिया, और जब संगत बढ़नी शुरू हो गई तो हर आदमी गुरुजी से बात करने की कोशिश करता था। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई गुरुजी से के पास नहीं आना, गुरुजी से ज्यादा बात नहीं करना, गुरुजी ने बात करना होगा तो गुरुजी खुद बुलाएंगे। संगत जी मैं तो बड़ी कोशिश करती रहती थी कि कैसे मैं गुरुजी के पास जाऊं और बात करूं। एंड जब गुरुजी ने देखा कि मैं बहुत आती हूँ, आने लगी हूँ, तो गुरुजी ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे कि देख अब संगत ना बढ़ने लगी है, तो तू ना हफ्ते में 2 बार आया कर, 4 बार ना आया कर। फिर मुझे भी ऐसे लगने लगा कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं, जगह नहीं होती, संगत ने ऊपर जाना बैठना शुरू कर दिया है, नीचे काफी भीड़ हो जाती है। और मैंने कहा अच्छा जी गुरुजी, करके मैं चली गई। काफी सारे लोग आते थे, हमें तो पता ही नहीं था कौन क्या है कैसे हैं। 4 लोग बैठ के वहां पे एक थाली में प्रसाद खाते थे, मालूम ही नहीं होता था कि आप किन लोगों के साथ बैठे हो, उनका क्या नाम है क्या नहीं है। मुझे याद एक छोटा सा वो कि हम 4 लोग बैठ के खा रहे थे, एक अंकल भी साथ में खा रहे थे, बड़े से टॉल अंकल थे, बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने वॉच पहनी हुई थी। तो मेरे मुंह से निकल गया, अंकल आपकी वॉच तो बड़ी खूबसूरत और एक्सपेंसिव लगती है। तो जो साथ में तीसरी संगत बैठी थी उन्होंने बोला आप नहीं जानती इनको अंकल को? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानती। बोले ये तो एसके बिरला अंकल हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा जानकर। इतना कह के मैं चुप हो गई। मैंने मन में सोचा कि भाई गुरुजी के पास तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बिरला जैसे लोग आते हैं यहाँ पर, इतने बड़े लोग आते हैं। और क्योंकि संगत में किसी को जानती नहीं थी, पर इतना मालूम था कि सभी बड़े वेल ड्रेस्ड, सभी बड़े अच्छे घर के और बहुत अच्छे परिवारों के लोग आते हैं यहाँ पर। उनको देखा, जो अपने मिनिस्टर थे उनका बेटा था, उनकी जो आंटी थी उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम थी, वो डेली आया करते थे और डेली आते थे और डेली जो है चरणों में जो गुरुजी के फूल चढ़ा करते थे वो डेली उनकी गाड़ी में रख के उनके घर जाया करते थे, क्योंकि उनका एक बच्चा था वो भी थोड़ा सा
हैंडीकैप था, अनवेल रहता था। और थोड़े ही दिनों में, महीनों में देखा मैंने कि जो आंटी बहुत मुश्किल से चल के आती थी, उनको लोग संभाल के पकड़ पकड़ के लाते थे, वो अपने आप धीरे धीरे चल कर आने लगी। तो ये सब चीजें देख के दिल में श्रद्धा तो बढ़ती चली गई, परंतु मुझे ये सब नहीं मालूम था कि गुरुजी से कुछ मांगना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय बिजनेस में थी और सारा समय दिमाग के अंदर एक, जो आपको पता है कि स्पेशली एज ए वुमेन अगर आप बिजनेस में हो तो जो 10 तरह की प्रॉब्लम होती हैं, फिर आपका परिवार भी है, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम भी है, तो आपकी उलझने, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है। तो किसी भी चीज को देखने दिखाने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि ना वक्त होता है ना इच्छा होती है। तो बस ये लगता था गुरुजी से अब ये पूछ लूं, गुरुजी से अब वो पूछ लूं, पर पूछा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी कहेंगे कि क्या छोटी छोटी बातें लेके आ जाती है यहाँ पर। और कुछ थोड़ा सा मन में हल्का सा भय भी था कि अगर मैंने पूछ लिया और सही नहीं तो गुरुजी कहीं ये ना कह दें कि तू कल से मत आना, क्योंकि मैंने गुरुजी को वहां पे डांटते हुए देखा था लोगों को, जाके पीछे बैठ। ऑफ कोर्स सभी का कहना है कि ये भी गुरुजी की एक ब्लेसिंग देने का तरीका था, जो कि मैं बिल्कुल मानती हूँ। और कुछ लोग जो गलत होते थे, गुरुजी कोई लेके आता था उनको, तो गुरुजी कहते थे इसको दोबारा नहीं लेके आना। पर मुझे उसका डिफरेंस नहीं मालूम था कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं, ये तो सब बाद में समझ आने लगा। तो मुझे डर लगा कि कहीं ये ना हो कि मैं गुरुजी से बहुत बात करूं तो गुरुजी कह दें कि तू ना आया कर। बस इसी तरह मैं जाती रही गुरुजी के पास और बैठी रही, और धीरे धीरे मैंने एक दिन ले जाकर 2 फोटो गुरुजी को दिखाई, कहा गुरुजी ये 2 लड़के हैं जो मैंने अपनी डॉटर के लिए पसंद किए हैं। तो एक लड़का है जो कि MBA किया हुआ है, इंडिया में ही रहता है, और दूसरा लड़का है जो कि हाईली और भी ज्यादा उसने इकोनॉमिक्स और MBA और पता नहीं क्या क्या किया, वो वर्ल्ड बैंक में जॉब करता है और US में है। गुरुजी ने दोनों फोटो देखी और कहा वो पढ़ंदी की ना लोड़ है, छोड़, ये जो लड़का है ना, ये जो दिल्ली विच रहता है, ये ठीक है इसके लिए, तो तू इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दे। अब क्योंकि मेरे मन में इतनी ढेर बुन थी, घर वालों के मन में इतनी उलझने थी कि किसको सिलेक्ट करें, किसको सिलेक्ट करें, पर जब गुरुजी ने कह दिया कि तू इसको सिलेक्ट कर ले, तो मन से ऐसे लगा कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब गुरुजी ने गाइड करा है तो मैं इसी लड़के को फाइनल करती हूँ। मैंने आके अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा कि भी देखो तुमको अगर लड़का अच्छा लगता है तो हमें तो गुरुजी की आज्ञा मिल गई है कि इस लड़के को वो कर दो फाइनल। अच्छा, मेरी बेटी कभी मंदिर नहीं आती थी। एक दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो तुम गुरुजी का आशीर्वाद लेके आ जाओ, एक बार मेरे साथ चलो। कहने लगी कि ठीक है मम्मा मैं चलती हूँ। वो मेरे साथ आई, हम आगे बैठे, मेरे पहले 2 आंटी बैठी थी, फिर मैं बैठी थी, फिर मेरी डॉटर बैठी थी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये मेरी बिटिया है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा नास्तिक, इसको लेके आई है, इस नास्तिक को लेके आई है। तो मैं हंसने लगी। गुरुजी ने अपनी जूतियां उठाई वहीं अपने हाथ से जो पहनी हुई थी और उठा के उसकी गोद में रख दी। अब वो तो बहुत परेशान हो गई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटे ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है, जल्दी से दोनों हाथ में ले और अपने माथे से लगा। और मैं तो खुद बिल्कुल, मेरा शरीर कांप रहा था कि गुरुजी ने आज इतनी बड़ी ब्लेसिंग इस बच्ची को दी है, तो इससे अच्छी क्या बात है। और बस गुरुजी ने उसको बोल ही दिया कि नास्तिक है ये। वो वाकई आज तक नास्तिक ही है, गुरुजी को मानती है पर कभी पूजा नहीं करती। गुरुजी की ये बातें सिर्फ अब तो एक कहानी की तरह रह गई हैं, पर मन में जो है बहुत, जब याद आती है इन सब चीजों की तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जिंदगी में मिस किया, गुरुजी को समझ नहीं पाए। मैं आपको इतनी सारी बातें बताऊं तो ऐसा लगता है कि हर चीज में कुछ न कुछ अपनी नासमझी की वजह से बहुत कुछ कर सकते थे पर खोया, बहुत कुछ पा सकते थे पर नहीं पाया। डॉटर को जूतियां मिल गई, हम आ गए, डॉटर की शादी फिक्स हो गई
शादी में कुछ ऐसी अड़चन सी आई, जो अड़चन बड़ी अजीब सी थी, और मैं उसको बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहती यहाँ पर, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है उसको बोलने का। पर गुरुजी के पास में आई, और जो भी घर में शादी 2 दिन बाद थी, वो उसको ड्यू टू सम प्रॉब्लम कैंसिल करना पड़ा। मैंने गुरुजी के आके गुरुजी के साथ शेयर करी बात। गुरुजी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, तो चिंता नहीं कर। मैं फिर से रिलैक्स हो गई। 10-15 दिन बाद दोबारा से इन बच्चों की जो भी बातचीत हुई, और फिर ये फाइनल हुआ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, वो तो दोनों शादी करना ही चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, पर तू ऐसे करना, तूने जहां पहले बुकिंग की थी उसी होटल में इसकी शादी करना, दूसरी जगह नहीं बदलना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। हमने ललित होटल बुक किया हुआ था पहले, उसको कैंसिल कर दिया था, और उन्होंने एग्री कर लिया था कि आप जब शादी करेंगे तो हमें डेट बता दीजिएगा, हम वो पैसे आपके एडजस्ट कर देंगे। सो एनीवे, विद इन 1 मंथ टाइम ही दूसरी डेट फिक्स हो गई, और वो शादी हमने ठीक से कर दी। आप देखिए कि वो जो एक मेंटल ट्रॉमा जिसके थ्रू हम गए 15 दिन 20 दिन, और गुरुजी के ये शब्द कि सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे मुझे बहुत ढांढस दिया। शादी में मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप आइए। कहने लगे मैंने तो पंजाब जाना है, मैं नहीं आ सकता, पर मैं मंदिर से 2-3 लोगों को भेजूंगा। और गुरुजी ने जोशी अंकल को, सैनी अंकल को शादी में भेजा। वो सब ब्लेसिंग्स लेके आए गुरुजी की बिटिया को देने के लिए, और बहुत ही शानदार शादी हुई। आप ही देखिए कि गुरुजी ने लड़का पसंद किया, गुरुजी ने ही सारा कुछ करा। उसके बाद कभी कभी हम रात को, गुरुजी हमें रोक लेते थे। एक दिन मेरी बिटिया को और अंकल को रोक लिया रात को कि तू यहीं पे बैठो, क्योंकि उसके बाद जो है जो प्रसाद था वो बंद हो गया था और लंगर शुरू हो गया था। तो सारी संगत को लंगर मिला करता था, पूरी संगत, जितनी भी संगत आती थी, 70, 80, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, सारी जो है वो लंगर खाया करती थी। तो हम तीनों को रोक लिया कि तुम लोग लेट जाना। हम सब कोई 50-60 लोग वहां पे रुक गए रात को, और गुरुजी ने फिर से चाय प्रसाद बनवाया। 11 बज गई। फिर एक आंटी बॉम्बे से आई हुई थी जो कि आर्टिस्ट थी, और एक अंकल कहीं और से आए हुए थे जो कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाते थे। दोनों ही बड़े नामी थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि भाई आप इंस्ट्रूमेंट बजाइए, और आंटी जो है वो डांसर हैं, तो ये डांस करके बताएंगी। सारी संगत बैठी हुई है, सबके लिए चाय और हलवा प्रसाद दोबारा से बनाया गया। उन आंटी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, उन अंकल ने अपना इंस्ट्रूमेंट बजाया। बहुत ही सुंदर माहौल और बहुत ही खूबसूरती से सारा टाइम बीता। जब सब लोग बैठ गए, गुरुजी ने मुझसे और मेरी बिटिया से अपने पैर दबाए। संगत जी, आप मानेंगी नहीं कि हम उनके पैर दबा रहे थे, उनके हाथ दबा रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ खुशबू से भरे जा रहे हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की, क्योंकि गुरुजी का जो ऑरा था वो इतना स्ट्रांग था कि उनके सामने कुछ छोटी बात बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और मैं फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत कर लिया करती थी, कभी कभी कुछ भी बात बोलने की। गुरुजी आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, इतने अच्छे कपड़े पहने, हल्के से बोलती थी। और गुरुजी बस मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। वो जो डिवाइन प्रसाद गुरुजी ने उस रात को निकाला, जैसे ही प्रसाद निकाला हम तो देखते रह गए। प्रसाद निकाल के फटाक से गुरुजी ने दूसरे अंकल के हाथ में दिया। आई थिंक सेलेक्ट सिटी वाले शर्मा अंकल थे। अपने हाथ दोनों, गुरुजी के हाथ सारे लाल हो गए थे। विपी अंकल ने पानी लाए, बर्तन के अंदर गुरुजी ने अपने हाथ वॉश किए, नमस्कार किया, और उस प्रसाद का छोटा छोटा पीस सारी संगत में बांटा गया। और संगत जी, मैं बताऊं आपको कि उससे ऊपर ना मुझे कभी जानने की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी, क्योंकि मैं
किसी भी चीज को अंदर से जानना नहीं चाहती थी। जो मुझे दिखता था मैं उसी को ये समझती थी कि बस गुरुजी ने मुझे यही दिखाना है और इतना ही समझाना है, इससे ऊपर जानने और समझने की मुझे जरूरत नहीं है। पर वो जो डिवाइन प्रसाद हमें मिला, वहां पे गुरुजी ने सबको कहा कि सब लोग अपने मुंह में डाल लो, और जितनी भी वहां संगत बैठी थी सबने अपने मुंह में डाला। वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस और वो जो मौका हमें मिला गुरुजी के चरण दबाने का, वो तो शायद मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। वो इतना अच्छा सुखद अनुभव था और इतना ऐसा लग रहा था, गुरुजी के पैर इतने कोमल और इतने वो लग रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं क्या दबा रही हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ना तो वो हड्डियां महसूस हो रही थी, ना वो हार्ड मास लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि बस कुछ है जो मैं दबा रही हूँ, शायद मुझे नहीं पता क्या दबा रही हूँ पर कुछ दबा रही हूँ। एंड और गुरुजी की शायद ये ब्लेसिंग देने का एक तरीका था जो मुझे नहीं पता। और पर जो मेरे हाथों की फ्रेग्रेंस थी वो मेरी पहचानी हुई थी, क्योंकि कई बार वो फ्रेग्रेंस मैं अपने घर में भी मेरे आ चुकी थी, और मुझे पता था कि जब गुरुजी की प्रेजेंस होती है तो वो फ्रेग्रेंस आती है। और गुरुजी के बारे में सुना था कि उनकी बॉडी के हर हिस्से से फ्रेग्रेंस आती है, तो वो मेरे लिए एक बहुत नया और बहुत ही अच्छा अनुभव था। मैंने गुरुजी को एक दिन कहा, गुरुजी मेरे घर आइए, बड़े धीरे से कहा। कहते हैं आऊंगा आऊंगा। कहा अच्छा। बस बात छोटी सी हुई, आई गई। मैं मंदिर जाती थी तो गुरुजी कहा करते थे, एक दिन कहने लगे, मेरी वो जो फ्रेंड आंटी थी जो मुझे ले गई थी, उनको कहा कि तू कंफ्यूज्ड हो गई है, तो वो रोने लगी बहुत। और मैं उनके पीछे आ रही थी तो मुझे कहा कि तू भी कंफ्यूज्ड हो गई है। तो मैंने हंसते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अगर कंफ्यूज हो गई हूँ तो मेरी कंफ्यूजन आप ही हटाओगे, मुझे तो पता नहीं है मैं कैसे हटाऊंगी। पर फिर मुझे समझ भी आया, क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास आती थी तो मैं साथ में बुद्धिज्म भी जाती थी। और गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तू बुद्धिज्म छोड़ दे, तू ये कर दे वो कर दे, कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी ये नहीं कहा कि तू क्यों जाती है, तू क्या करती, नहीं। बस कभी कभी मुझसे पूछ लिया करते थे, अच्छा तो तू कौन से डिपार्टमेंट में जाती है। तो मैं कहती थी, गुरुजी मैं तो क्योंकि बिजनेस करती हूँ तो मैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाती हूँ, और वहाँ की तो मिनिस्टर आजकल वसुंधरा राजे है। तो बोले हूँ पता है मैनू, वो भी तो है, उन्होंने सेक्रेटरी का नाम लिया, एसके टुटेजा। हाँ गुरुजी है, उन्होंने कभी ले आई। मैंने कहा अच्छा। अब मानेंगे नहीं, मैंने उनको कहा मैं बहुत अच्छी रेपो रखती थी, बिकॉज मुझे मिनिस्ट्री की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका था एज ए आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर, वो भी गुरुजी की ही कृपा थी। तो मैंने उनको कहा कि भी मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले हाँ मैंने सुना तो है, मैं बनाऊंगा किसी दिन प्रोग्राम। 2-1 महीने बाद फिर मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा चलिए, आपको गुरुजी याद कर रहे थे। बोले मैं आऊंगा। बोलने लगे, रजनी आपको पता है मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों में, पर मैं आऊंगा। देखिए गुरुजी जब भी किसी को बुलाना चाहते थे, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि क्यों बुलाना चाहते थे, वो गुरुजी को पता है। पर वो बुलाना सिर्फ भला करने के लिए ही चाहते थे। ये जरूर पता था कि उसमें आने वाले का कुछ न कुछ भला गुरुजी करने वाले हैं, और ये शायद हम में से किसी को भी नहीं पता होता था। वो नहीं आए, गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा, दोबारा मुझे कुछ नहीं कहा। और वो जब आए काफी दिनों बाद, तब वो रिटायर्ड हो चुके थे। वो जैसे ही अंदर घुसे तो गुरुजी ने उसको बोला, तो तूने बड़ी देर कर दी है आने में। तो वो कहने लगे, गुरुजी माफ कर दीजिएगा। कहने लगी नहीं हूं तो की फायदा है, पर हाँ तूने अपने बेटे की शादी में भी तू भूल गया मेरे को बुलाना। तो वो बहुत माफी वाफी मांगने लगे। पर संगत जी मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि शायद गुरुजी ने उनके लिए कुछ और रखा था,
जो कि वो उसको अवेल नहीं कर पाए, उसको प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो गुरुजी से मिलने नहीं आए। अगर वो आते तो शायद उनको बहुत कुछ मिलता, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मुझे आगे महसूस हुआ। जब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप तो मेरे घर आने वाले हैं, बोले हाँ हाँ मैं इस जनवरी में तेरे घर आता हूँ, तो मैं फर्स्ट संडे को, शायद 2 जनवरी पड़ेगा, मैं तेरे घर आऊंगा, और तूने किसी को भी यहां से नहीं बुलाना, मंदिर से किसी को इनवाइट नहीं करना, मंदिर का जो भी कोई आएगा वो मेरे साथ आएगा, तो तू सैनिक फार्म ते रह दी है, तू सारी सैनिक फार्म ਨੂੰ बुला। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं सैनिक फार्म को बुलाऊंगी। अब मेरा तो दिल इतना धड़के कि मैं तो इतनी बिजी रहती हूँ, कभी मेरे को सैनिक फार्म में भी नहीं पता कि लोग कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, जबकि मुझे वहां रहते हुए 5-6 साल हो गए, क्योंकि मेरे सैनिक फार्म भी गुरुजी के पास आई हूँ 2000 में, उसी के 5-6 महीने पहले मैं सैनिक फार्म में आई थी 99 के एंड में। तो मुझे वहां पे भी बहुत ज्यादा लोगों का नहीं पता था, पर हाँ मुझे सोर्सेस पता थे कि मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो मैंने जितने भी लोग थे आसपास, जितने भी ब्रोकर्स थे, क्लब था, और जितने भी एसोसिएशन थे सैनिक फार्म की, सब जगह जाके उनको बोला कि भाई अपने मेंबर्स की लिस्ट मुझे दे दीजिए। और आपको पता है संगीत जी, उस समय तो मोबाइल फोन्स का इतना ज्यादा वो नहीं था, और था भी तो लोगों ने कोई रजिस्टर वगैरह नहीं करवाए हुए थे, सबके पास लैंडलाइंस ज्यादा होती थी। तो वो लिस्ट वगैरह लेके मैंने सबको कॉल करना शुरू करा, और आप ये देखिए मेरा सारा दिन यही काम होता था कि मैं यहाँ फोन करूँ, वहाँ फोन करूँ, जी मेरे एक गुरुजी हैं वो यहाँ आएंगे और मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप लोग ले सकें। कोई कहता था आंटी हम तो बिलीव नहीं करते, मिसेस अग्रवाल हम तो नहीं जानते, सॉरी मिसेस अग्रवाल हम गुरुजी में बिलीव नहीं करते, गुरुओं में नहीं बिलीव करते। सो इस तरह के बहुत से आंसर मिलते रहे, और कुछ लोगों ने बड़े प्यार से मुझे शायद टालने के लिए कहा कि हाँ जी जरूर आएंगे जी, आप अपना एड्रेस बता दीजिए। फिर ऑफ कोर्स मैंने इतना ट्रेस भी नहीं किया, पर मन में ये था कि गुरुजी आए तो कम से कम सैनिक फार्म की 100 संगत तो पहुंचे, लगे तो सही गुरुजी को कि हाँ इसने संगत को बुलाया है। तो बहुत मेहनत तो की, और शायद गुरुजी का आशीर्वाद था। गुरुजी घर आए, संगत जी इतनी नासमझ थी, कोई फोटो नहीं खींची, कुछ नहीं किया। गुरुजी आए, ना ही मैंने किसी को पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, ना विप्पी अंकल से पूछा, ना रोमा से पूछा, ना सुधा आंटी से पूछा, किसी से नहीं पूछा कि क्या करना होता है। बस ये पूछा खाना क्या बनना चाहिए और शब्द कौन चलाएगा। तो उन्होंने बोला कि शब्द अंकल आके चलाएंगे, वो यहाँ पे कर देंगे। उन्होंने मुझे सीडी वगैरह दे दी थी कि मैं ये चलाऊंगा आके, और म्यूजिक अंकल भी अपना, सब लोग टाइम से आ गए, और गुरुजी अंदर घुसे गेट से, मैंने उनकी आरती की, गार्डन में खड़े होके हम सब लोग बातचीत करने लगे, और गुरुजी ने मेरी तरफ बिना देखे हाथ आगे किया। और संगत जी मैं तो इतनी नासमझ और बेवकूफ थी, ना तो मैंने कोई मिठाई का इंतजाम किया हुआ था, ना ही मुझे ये ध्यान रहा कि मैंने इतने बड़े हलवाई को लगाया हुआ है, 2 जलेबी के पीस उठा के उसी को रख लूं थाली में। समझ ही नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। फूल ही फूल रखे हुए थे और आरती रखी हुई थी और टीका रखा हुआ था। गुरुजी ने हाथ ऐसे किया तो मैंने फूल उठा के थाली से गुरुजी के हाथ पे रख दिए, और हमारे रियली भोले शंकर ही है कहना चाहिए, इतने प्यार से उन्होंने बस फूल हाथ में लिया और मेरी तरफ देखकर बोले कि तूने तो अच्छा इंतजाम किया है। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मुझे आपको पसंद आया या नहीं, पर कोशिश करिए कि मैं आपके लिए ठीक से कर पाऊं। बोले नहीं नहीं, अंदर आए, अंदर बैठे, और सत्संग जी इतनी खुशी हुई कि वाकई 100 के करीब लोग पहुंच गए थे यहाँ पर। और जो बात मैं आपसे कह रही थी ना कि सेक्रेटरी को बुलाया और वो सेक्रेटरी नहीं आए, आप मानेंगे नहीं कि जब गुरुजी हमारे घर आए तो मैंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, वहाँ के
जनरल मैनेजर उनको बुलाया था। वो इतने खुश हुए, कहते जी मैंने सुना है, मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आया हूँ। गुरुजी ने कहा उनको, जब उन्होंने चरण छुए, कि तू तू तो बड़ा आदमी बनेगा, ऐसे बोला गुरुजी ने। वो चले गए और संजय जी 1 साल बाद ही बिकेम द CMD ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन ही कॉल मी अप। वो अंकल ने मुझे कॉल करा और कहा कि रजनी जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मैं आपने मेरे को गुरुजी के दर्शन कराए और गुरुजी का मुझे आशीर्वाद मिला, तो अब मैं NSIC का चेयरमैन बन गया हूँ, CMD बन गया हूँ। बहुत मैंने उनको मुबारकबाद दिया। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमें नहीं पता होती गुरुजी कैसे देते हैं, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा किसी न किसी फॉर्म में हमें मिलती रहती हैं और हमें बिल्कुल मालूम ही नहीं होता। जिस तरह से जो अंकल सेक्रेटरी थे, उनको पता नहीं था कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देने के लिए बुला रहे हैं। हो सकता है वो किसी और पोस्ट पे होते, हो सकता है उनको कोई और बड़ा ओहदा मिल जाता, पर वो शायद इस बात को समझ नहीं पाए। बहुत एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ संगत जी। जिन दिनों हम गुरुजी के पास जाते थे, मेरे अंकल श्रीलंका में उन्होंने फैक्ट्री खोली हुई थी और वो हर हफ्ते फैक्ट्री श्रीलंका चले जाया करते थे। तो 2004 की बात है या 3 की बात है, मुझे अब इतना ईयर याद नहीं, शायद 3 की बात है। गुरुजी ने मेरे को बुला के कहा कि तू ना श्रीलंका हो आई, जा एक चक्कर लगा। शायद ये 2004 की बात है। और ये कहा और मैंने कहा ठीक है गुरुजी, सुना, आकर घर आकर भूल गई और अगले हफ्ते फिर मंदिर चली गई। तो गुरुजी मेरे से पूछने लगे तू श्रीलंका हो आई? मैंने कहा कि गुरुजी नहीं, मैं नहीं जा पाई। कहते हूँ चली जा तू। ऐसे ठीक है गुरुजी, मैं चली जाऊंगी। और देखिए किस तरह से हम एज ए ह्यूमन बीइंग कितना कैजुअल लेते हैं अपने गुरु की बात को भी। मैंने रियली कैजुअल लिया उसको और मैं फिर उस हफ्ते भी नहीं गई। और जब मैं फिर नेक्स्ट वीक गई तो गुरुजी ने फिर मुझसे पूछा, और आपका गुरु आपसे बार बार पूछ रहा है। गुरुजी ने जैसे ही मुझसे पूछा तो श्रीलंका हो आई। मैंने कहा गुरुजी नहीं जा पाई। कहते हूं तू मंदिर ना आई अगर श्रीलंका नहीं जाना। बस गुरुजी ने इतना कहा तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए और मैं इतना डर गई और घबरा गई कि मैंने अपने गुरु का कहना नहीं माना। आई फेल्ट वेरी गिल्टी, वेरी बैड कि आई एम व्हाट हैव आई डन, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। चाहे मैं कितनी भी बिजी थी, पर मेरे गुरु ने कहा था जाओ तो मुझे जाना चाहिए था। और आप मानेंगे नहीं, मैं जैसे घर आई हूँ रात को 11 बजे, आई कॉल्ड अप माई अंकल इन श्रीलंका। मैंने कहा प्लीज मेरी टिकट बुक कराइए इमीडिएटली और मैं कल या परसों में श्रीलंका आना चाहती हूँ, अगर हो सके तो मेरी कल की फ्लाइट कर दीजिए। अंकल ने मुझे कॉल बैक करके कहा कि हाँ आपकी फ्लाइट हो गई है, कल आफ्टरनून में फ्लाइट है आपकी 1 बजे, आप आ जाओ। संगत जी मैंने सारी तैयारी की और मैं फटाफट पूरा जो वहाँ का इंडिया का स्टाफ था वहाँ हमारे यहाँ, उन सब के लिए मैंने, मुझे याद है आई थिंक वो दिसंबर जनवरी का ही टाइम था, तो मैं सबके लिए बहुत सारी गजक के पैकेट्स लेके गई, करीब 100 पैकेट्स के करीब, क्योंकि अंकल बहुत आते जाते रहते थे तो श्रीलंकन एयरलाइन सारी जानती थी और अंकल ने वहाँ पे उनको फ़ोन कर दिया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सारे कुछ बड़े आराम से कैरी होके आ गया और वहाँ पूरे स्टाफ के लिए मैं सारा कुछ लेके गई थी। मैं वहाँ 5 दिन रुकी और 5 दिन रुकने के बाद मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, पर बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि शायद गुरुजी कुड foresee some problem which was to come on our family and गुरुजी wanted कि वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाए और इसीलिए शायद वो मुझे इंसिस्ट करके श्रीलंका भेज रहे थे। और सचमुच मुझे बाद में महसूस हुआ कि गुरुजी को सब कुछ पता था। मैं वापस आ गई, मैंने आके गुरुजी से कहा गुरुजी मैं श्रीलंका हो आई। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा किया तूने। बस इतनी बात हुई, बट आई कुड फील कि गुरुजी का भेजना और कैसे
उस कोई गलत चीज जो फैमिली के ऊपर होने वाली थी वो सब खत्म हो गई और सब कुछ ठीक रहा। वो सिर्फ गुरुजी ही देख पाए, जो हम नहीं देख सकते एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। संगत जी, मैं आपसे बस क्या बताऊं, ये अभी मैं आपसे अभी जब मैं जाया करती थी उस समय गुरुजी के पास, मेरी एक फ्रेंड वहां बन गई थी जो कि शी वाज जनरल मैनेजर, और जो कि विस्की और बियर की ग्रोवर बियर्स में डील करती थी। तो गुरुजी को मैंने उससे मिलवाया, मैंने कहा गुरुजी मेरी फ्रेंड है। तो गुरुजी उसको हमेशा कहते थे शराब वाली आंटी, तो उसको बहुत बुरा लगता था। कहती थी कि क्यों गुरुजी मुझे इस तरह से कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मैं उसको हमेशा कहती थी कोई बात नहीं, तुम बुरा मत माना करो, इसमें भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग होगी। और कभी कभी आपको ऐसे नेगेटिव लोग मिल जाते हैं जो आपको बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु ये आप ही को ध्यान रखना पड़ता है कि आपके मन के अंदर जो श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है, उस श्रद्धा के ऊपर आपका कितना विश्वास है। दुनिया तो कभी किसी को छोड़ती नहीं है, और यही श्रद्धा हमेशा मेरे मन में रही। मैं आपको बताती हूँ बड़ी भी रिसेंट बात। लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक मैं घर में ही वॉक कर रही थी, क्योंकि बाहर भी गार्डन में निकलने में भी डर लगता था, तो वॉक भी घर के अंदर ही करते थे। मैं घर में अपनी लॉबी में लंबे लंबे वॉक करे जा रही थी, और मुझे नहीं पता कि मेरी चप्पल किस तरह से रुकी या फर्श के ऊपर कुछ अड़ गया। मैं बिल्कुल अपना जो पुट्ठे होते हैं ना हिप्स के ऊपर धार से गिरी, और मार्बल का ये सारा फर्श, और मैं इतनी बुरी तरह से गिरी और मेरे मुंह से इतनी जोर से चीख निकली कि मुझे लगा कि अब तो जरूर मेरा सारा इसमें जो है फ्रैक्चर हो गया होगा। और जब ये मुझे महसूस हुआ और मैं जोर से चिल्लाई तो सारे घर के लोग दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ। एंड आई सेड मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। सबने मुझे पकड़ा और पकड़ के खड़ा करा। जब खड़ा करा तो मेरे मन में ये आया कि नहीं नहीं, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया लगता है, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी मेरे को कुछ नहीं होने देंगे। पकड़ के मेरे को कंधे पे वो करके मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मुझे बेड के ऊपर लेके आए। मैं लेट गई और काफी कुछ मेरे को कुछ पेन किलर खिलाया, कुछ मसाज कराया। मॉर्निंग में हम गए सारा कुछ चेकअप कराने में, और जैसा मेरा विश्वास था गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर था कि कहीं मेरे हिप्स में हेयर लाइन क्रैक ना हो गया हो, कहीं कोई फ्रैक्चर ना हो गया। और सबने कहा कि जब तक आप एमआरआई नहीं कराओगे तो हेयर लाइन क्रैक दिखेगा नहीं। तो हमने यही सोचा कि एक्सरे वगैरह कराने की बजाय सीधा एमआरआई करा लेते हैं, ताकि जो बात है वो पता पड़ जाए। और मुझे आराम जरूर करना पड़ा 3 हफ्ते बिस्तरे के ऊपर, क्योंकि पेन काफी ज्यादा था और मेरी हड्डियां, मेरा शरीर इतना हैवी, उसको नेचुरली हड्डियों को इतना शॉक लगा कि उनको भी थोड़ा ऊपर आने में वक्त लगा ही। पर गुरुजी की ये सारी ब्लेसिंग, गुरुजी की कृपा, जिसका मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी का हाथ मेरे सिर पर है, और इसीलिए इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और सही हूँ। और इस बार इस अप्रैल में संगत जी, ये तो बहुत ही उसकी बात है आश्चर्य की, कि मेरी डॉटर इन लॉ को गले में कुछ खराब था, तो कहने लगी मम्मा मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास होके आती हूँ। वो डॉक्टर के पास से होके आई है, सब कुछ ठीक था, कोई बात नहीं। 10 दिन बाद ही उसको बुखार चढ़ा। बुखार चढ़ा तो वो कहने लगी लगता है कि मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, गला, डॉक्टर से मैंने बात की है, उन्होंने बोला कि आपको शायद इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो मैं आपकी दवाई बदल देता हूँ। तो उन्होंने दवाई बदल दी, मम्मी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। जब 3 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा तो मैंने अपने बेटे से कहा कि प्लीज इसका
आरटीपीसी टेस्ट कराओ। उसका टेस्ट कराया तो उसको कोविड निकला। अब आप ये देखिए, अप्रैल का महीना, सारी दुनिया में कोविड कोविड, दिल्ली तो पूरा भरा हुआ था और हर जगह इतनी इतनी ऐसी खबरें सुनने में आ रही थी। मैं तो बस बच्चे को उठाया वहां से, मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटे, हो सकता है कि बच्चे ने ऑलरेडी पकड़ लिया हो। उसने बोला मम्मी आप और पापा अलग हो जाइए, मैं बच्चे को लेके अलग हो जाता हूँ और इसको अलग कर दीजिए, पूजा को। हम सब लोग अलग अलग हो गए आइसोलेशन में। वो 1 महीना हम सब ने अलग अलग काटा और हमारा जो स्टाफ था, इट वाज सो नाइस, इन सब ने हमारी सेवा की। और आप मानेंगे नहीं, गुरु जी की इतनी कृपा, इतना, मैं तो बोलती हूँ गुरु जी का शुक्राना, मेरा अंग अंग, मेरा रोम रोम गुरु जी का शुक्राना हर समय करता है। मैं तो किसी भी समय बिना शुक्राने के रह नहीं सकती। हमें से किसी को कुछ नहीं हुआ और पूजा का बुखार 103 हुआ, पर वो बहुत आराम से उस बुखार से निकल आई। उसकी पूरी दवाइयां हुई और बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। आप ये देखिए कि वो बच्चा, हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे रहे 10-12 दिन। उस बच्ची को तो हुआ पर बाकी घर में से किसी को भी नहीं हुआ और वो भी बहुत आराम से निकली बाहर उस प्रॉब्लम से। तो मैं तो बोलती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग का कोई अंत ही नहीं है। ये तो एक विश्वास करने वाली बात है। आप विश्वास करो तो सब कुछ है, आप विश्वास ना करो तो कुछ नहीं है। मैं सोचती हूँ कि गुरु जी का जो हाथ हमारे सिर पर रखा है, जो सारी संगत के सिर पर गुरु जी ने अपना हाथ रखा है, बस संगत उसको समझे, उसको जाने, उसको महसूस करे। संगत जी, मैं हमेशा सबसे यही प्रार्थना करती हूँ। हमारे यहाँ पे लोकल सत्संग होता था सैनिक फार्म में, और मेरी जो ड्यूटी दी गई थी वो ये थी कि मुझे 5 मिनट मंदिर के बारे में बोलना है। तो हर बुधवार को हमारे यहाँ सत्संग होता था और उस 5 मिनट के बोलने में मैं सबसे यही प्रार्थना करती थी कि जिस तरह से हम माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, बच्चे कुछ भी गलतियां करते हैं उसके बावजूद भी हम उन्हें आशीर्वाद ही देते हैं, हमारा गुरु भी ऐसा ही है। हम उस गुरु के बच्चे हैं, हम जितनी भी गलतियां करेंगे हमारे गुरु का आशीर्वाद कभी कम नहीं होगा। वो हमें आशीर्वाद देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। बच्चे बिगड़े हों, बच्चे खराब हों, माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता। वैसे ही गुरु का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। पर उसके लिए एक और है जो मैं सबसे प्रार्थना करती थी वहां भी संगत से, कि संगत जी, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, हमारे गुरु को क्या अच्छा लगता है। हमारे गुरु को अच्छा लगता है कि हम सब हैप्पी रहें, सब लव करें एक दूसरे को, कोई कंपैरिजन न करें, मन में कोई क्रोध न हो, हमारी आत्माएं पवित्र रहना सीखें। हम एक दूसरे के साथ जलन ईर्ष्या न रख के, कंपटीशन ना करके अपनी आत्मा को पवित्र रखें। गुरुजी ने जितने भी लोगों को शिव पुराण अपने हाथ से लिख के दी है, आप में से बहुत सी संगत होगी जिनके पास वो शिव पुराण गुरुजी के हाथ का लिखा हुआ होगा। गुरुजी ने सब पे लिखा है, विथ लव एंड ब्लेसिंग, विथ लव एंड हैप्पीनेस टू ऑल। गुरुजी यही तो चाहते थे कि उनकी सारी संगत लव और हैप्पीनेस से ओतप्रोत हो, भरी हुई हो, ताकि वो दूसरों में वो लव और हैप्पीनेस फैला सकें। गुरुजी, मैं संगत जी आपको एक बात शेयर करना भूल गई कि जब गुरुजी हमारे घर आए तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तूने सारी संगत जो सैनिक फार्म की है, जो बाहर की है, संगत बुलानी है और संगत बढ़ानी है, और सैनिक फार्म की संगत खास तौर पर बढ़ानी है। आप मानेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरु की आज्ञा थी, ये मेरे गुरु की चाहत थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुजी की का आशीर्वाद ले सके, उनकी ब्लेसिंग्स ले सके। आज सैनिक फार्म पूरी तरह से गुरुजी को मानता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे गुरु की इच्छा में मैं कुछ सहयोग कर सकी। मैंने अपने गुरुजी का कुछ कहना माना और मैं कुछ उसमें अपना सहयोग डाल सकी। मैं इसलिए हर जनवरी में, हर साल
मैं इसको सेलिब्रेट करती हूँ और पूरे सैनिक फार्म को अपने घर बुलाती हूँ। 200 आए, 400 आए, 600 आए, ये गुरुजी की इच्छा है। मैंने कभी भी कोई इच्छा नहीं करी, पर मेरे घर से 1000 कार्ड जरूर डिस्पैच होता है, 1000-1500 टेलीफोन कॉल्स जरूर जाते हैं सबके घरों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत इकट्ठी हो और मेरे गुरु का जो कहना था वो मैं पूरा कर सकूं। गुरुजी कितनी छोटी छोटी चीजें हमसे मांगते हैं, प्यार करो, नीडी को हेल्प करो, परंतु संगत जी प्यार के अंदर अगर हमें चाहत की भावना हो कि मैं प्यार तब करूं जब मुझे भी कुछ मिले, तो उस प्यार का क्या फायदा। अपने गुरु से तो हमने यही सीखना है कि सिर्फ दोनों हाथों से दो। जब दोनों हाथों से दोगे, प्यार दोगे तो प्यार आएगा, कंपटीशन दोगे तो कंपटीशन आएगा, घृणा दोगे तो घृणा आएगी, हैप्पीनेस दोगे तो हैप्पीनेस आएगी। हम सभी इसमें बिलीव करते हैं और हमारे गुरु का हाथ हमारे सिर पर है, हर एक संगत के सिर पर है, और हम तो कभी मानते ही नहीं कि वो यहाँ है नहीं, हम तो हमेशा मानते हैं वो हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। तो संगत जी, गुरु जी जो चाहते हैं अपने अंतर मन को साफ रखें, सभी को बहुत प्यार दें, कोई कंपटीशन न रखें, कोई क्रोध न रखें, किसी तरह का कोई घमंड न रखें। इस पेंडेमिक ने बता दिया जो गुरु कहते थे कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, कब हो यहाँ और कब चले जाओगे कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। तो संगत जी ये कितनी बड़ी सीख है, और इस सीख में हमारे गुरु का साथ, हमारे गुरु की ब्लेसिंग हमारे सिर पर है। हम तो उन भाग्यशाली लोगों में से हैं, पूरी संगत इतनी भाग्यशाली है कि गुरु जी का हर समय सबके ऊपर ब्लेसिंग्स रहती है। गुरु जी की सबके ऊपर ब्लेसिंग्स रहती है। अगर आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को झांक कर देखेंगे, आपको महसूस होगा कि हर चीज में गुरु जी का हाथ है। अभी थोड़े दिन पहले, लास्ट मंथ की बिगिनिंग में, मुझे डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप करा और कहा कि आपके शायद यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम लगती है और प्रोसीजर कराना पड़ेगा। मेरी इच्छा नहीं थी, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। गुरुजी से बार बार प्रार्थना की कि गुरुजी आप बताएं, गाइड करें, क्या करूं। मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं जा, तू क्यों घबराती है, मैं हूं ना तेरे साथ। तो जब मुझे प्रोसीजर के लिए ले जा रहे थे तो मैंने कहा कि प्लीज अलाउ मी टू टेक माय गुरुज फोटोग्राफ। मुझे मालूम है फोटोग्राफ ले जाने से कुछ वो नहीं है, गुरु तो मेरे साथ ही है ना, मेरे साथ ही चल रहे हैं, पर फिर भी मन में था कि नहीं मैं गुरुजी की फोटो रखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर सेड ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाओ। मैं ले गई। जैसे ही पहली बात तो 6 बजे मॉर्निंग में जब हॉस्पिटल पहुंची हूँ, जो कमरा नंबर 205, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अंदर हॉस्पिटल के घुसते ही अपनी ब्लेसिंग्स के अंदर मुझे ढक लिया, 7 नंबर कमरे में पहुंचा दिया, और अब मुझे मालूम है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हो। हर एक हमारा मन चाहिए, मन को झांक कर देखिए, आपको गुरुजी हर समय, हर वक्त, हर जगह पर दिखेंगे। सिर्फ वो दिख तभी सकते हैं जब गुरुजी के थोड़े से करीब आइए, करीब आकर देखें, कितना अच्छा लगता है। मन इतना साफ हो। मैंने बहुत लेट सीखा है, बहुत लेट सीखा है, अपने गुरु के पास में बहुत लेट आई हूं, पर आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। मन को जितना साफ हो सके उतना साफ रखें, और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स में बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। हमारे तो जैसे दिमागों के अंदर गलत गलत चीजें बैठी रहती हैं, क्रोध करना, लोगों पे शक करना, लोगों को शक की निगाह से देखना, ये सब छोटी छोटी चीजें इतनी बैठी रहती हैं। इन सब चीजों को निकाल के अपने मन को बिल्कुल साफ और क्लियर रखना, किसी के प्रति, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, किसी के भी प्रति कोई डाउट ना हो, कोई मन के अंदर बुरा भाव ना हो, किसी को जज करने की जरूरत ना हो। सिर्फ जो जैसा है उसको
वैसे ही मानकर, अपना ध्यान रखते हुए, अपने गुरु का ध्यान रखते हुए, उनका मान रखते हुए सिर्फ ये सोचना है जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं वैसे ही ये एक ह्यूमन बीइंग है। जैसे मुझे दर्द होता है इससे दर्द होता है, जैसे मुझे हैप्पीनेस मिलती है इससे हैप्पीनेस मिलती है। मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ने जो लिखा है कि विथ लव एंड हैप्पीनेस, बस वही एक लव एंड हैप्पीनेस याद रखें मन में, और अपनी आत्मा को एकदम प्योर, एकदम अच्छी और बहुत ही साफ सुथरी रखें, ताकि हम अपने गुरु का साथ ज्यादा से ज्यादा पा सकें, ज्यादा से ज्यादा पा सकें। मैं शिव पुराण पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जिस दिन नहीं पढ़ पाती हूँ उस दिन सोचती हूँ अगले दिन ना, आज का चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो मैं कल पढ़ लूंगी। पर गुरुजी प्लीज बुरा मत मानिएगा, सारी बातें गुरुजी से करती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है करके, पर कोशिश यही करती रहती हूँ कि गुरुजी ने जो कुछ कहा है उसको अपने मन में रखूं, और गुरुजी का सिमरन 24 घंटे रखूं अपने माइंड में। और हम जो कहते हैं ना माइंडफुलनेस, तो ओम नमः शिवाय हर समय मन में चलता रहे, और हम अपनी सोच क्या रख रहे हैं उसको हम बार बार चेक करते रहें। क्या मेरी सोच में किसके लिए गलत आ रहा है उसको रोक के सही सोच करूं, और मेरी सोच में किसके लिए क्या भावना आ रही है अगर वो गलत है तो उसको रोक के उसको मैं करेक्ट करूं। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा कर रही हूँ वो ना करके अपनी सोच को करेक्ट करूं। ये जो माइंडफुलनेस है ये गुरुजी ने सिखाया है, और गुरुजी यही चाहते थे, लव और हैप्पीनेस हमें उसी से मिलेगा। सब कुछ गुरु ने दिया है और गुरु को हमें भी कुछ देना है, और वो हम यही दे सकते हैं कि जो हमारा गुरु चाहता है वो हम उससे बन कर दिखाएं। गुरुजी आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरी सारी संगत, प्यारी सी संगत जो इस समय सुन रही है, बहुत बहुत धन्यवाद संगत। आपने इतनी पेशेंस से मेरी सारी बातें आप सुनते रहे। कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी आप सबकी मन की इच्छाएं पूरी करें, यही गुरुजी से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी, ये मौका देने के लिए, बोलने के लिए धन्यवाद। जय गुरुजी।